हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 बीएसटी के लेसन नंबर 7 को करेंगे। इससे पहले हमने लेसन नंबर 6 तक कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। आपको बीएसटी और ईपीएस अकाउंट्स जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्शन यानी निर्देशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि निर्देशन क्या है। देखिए काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ गया है, बिहार बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्देशन क्या है, तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों के कार्य का मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना अथवा उसे अभिप्रेरित करना ताकि उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, निर्देशन कहलाता है। यानी किसी बिजनेस में या संस्था में उच्च अधिकारी द्वारा अपने अंदर काम करने वाला जो निम्न अधिकारी है उनके कार्य का मार्गदर्शन करना, उन्हें संदेश वहन करना मतलब बतलाना, उसे काम करते हुए समय मोटिवेट करना, यही तो हो गया आपका निर्देशन। ठीक है, जो भी संस्था में काम कर रहा है कर्मचारी उनके काम का मार्गदर्शन करना, यानी काम वो ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं देखना। इसके अलावा काम करते समय जो कर्मचारी है उसको मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि जो संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके, यही तो कहलाएगा निर्देशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। निर्देशन के लक्षण अथवा प्रकृति बताएं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लक्षण अथवा प्रकृति क्या है, निम्न है, जिसमें है पहला, निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जी हाँ, निर्देशन जैसे प्रबंध का 5 कार्य है, नियोजन, संगठन, निर्देशन। तो ये निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अब क्रम के अनुसार पर आपसे पूछा जा सकता है निर्देशन प्रबंध का कौन सा कार्य है, कितना नंबर पर है, तीसरा नंबर, 1 2 3। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा उल्टा बोल दिए। प्रबंध का 5 कार्य है, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन। ठीक है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। चौथा नियोजन पहला 1 नंबर में है, नियोजन, दूसरा नंबर संगठन, तीसरा नंबर नियुक्तिकरण, चौथा नंबर निर्देशन। ठीक, तो ये आपका प्रबंध का 5वां कार्य है और ये महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, निर्देशन प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है, मतलब चाहे उच्च स्तरीय प्रबंध हो, निम्न स्तरीय प्रबंध हो, हर एक जगह निर्देशन लागू होता है। ठीक है। तीसरा है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन क्या, एक सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक। चौथा है निर्देशन मानवीय निष्पादन से संबंधित है, यानी निर्देशन में मनुष्य से संबंधित है ये। 5वां है निर्देशन विभिन्न तत्वों का समूह है। ठीक है, निर्देशन बहुत सारे तत्वों का क्या है, समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका निर्देशन के महत्व बताए। देखिए निर्देशन के महत्व पूछे आपसे, अथवा लाभ पूछे, अथवा आवश्यकता पूछे। ठीक है, निर्देशन का महत्व, लाभ, आवश्यकता एक ही बात है। तो निम्न है, पहला क्रियाओं का प्रारंभ। निर्देशन से क्या होता है, क्रियाओं का प्रारंभ होता है। दूसरा, प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक। निर्देशन का जरूरत प्रबंध का हर एक स्तर पर। देखिए प्रबंध का 3 स्तर है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो तीनों स्तर पर आवश्यक होता है। तीसरा, समन्वय का आधार। समन्वय मतलब तालमेल बनाए रखने में जरूरी होता है। ठीक है। चौथा है अभिप्रेरणा का साधन। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, कर्मचारी को मोटिवेशन करने के लिए यह निर्देशन काफ़ी ज़रूरी है। चलिए 5वां है परिवर्तन की सुविधा। परिवर्तन की सुविधा मतलब जो भी नियम कानून है संस्था का उसको बदलने के लिए निर्देशन जरूरी है। छठा है उपक्रम का अस्तित्व, मतलब उपक्रम लंबे समय तक चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है निर्देशन के सिद्धांत बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्देशन के सिद्धांत निम्न है। पहला हो गया इसमें उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। ठीक है, उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत मतलब उद्देश्य निर्धारित होता है इसमें। दूसरा है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। तीसरा है आदेशों की एकात्मकता का सिद्धांत, मतलब एक समय में एक स्टाफ को एक ही व्यक्ति आदेश करे। चौथा है लगातार अनुगमन का सिद्धांत। 5वां है प्रबंधकीय संदेश वहन का सिद्धांत। संदेश वहन मतलब एक व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना। ठीक है। चलिए मैंने यानी कि प्रबंधकीय संदेश वहन सिद्धांत मतलब मैनेजर द्वारा कहे गए बात को विभिन्न कर्मचारियों तक पहुंचाना। छठा है नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत मतलब कोई एक लीडर होगा जो काम बताएगा स्टाफ को काम करने के लिए। तो ये हो गया निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 5वां है निर्देशन के तत्व बताएं। निर्देशन के तत्व निम्न है। देखिए आपसे तत्व पूछे अथवा घटक पूछे एक ही बात है। ठीक है, निर्देशन का तत्व पूछे अथवा घटक पूछे तो एक ही बात है। पहला पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेश वहन या संप्रेषण, अभिप्रेरणा।
तो ये निर्देशन का आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। निर्देशन के कितने तत्व है, तो 4 तत्व है निर्देशन का, ठीक है। पर्यवेक्षण, निर्देशन, उसके बाद संप्रेषण या संदेशवहन, और चौथा अभिप्रेरण, याद रखना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बच जाता है, आगे क्वेश्चन आपका बनता है कि पूछा जा सकता है आपसे कि पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षण इसका इंग्लिश होता है सुपरवाइजर, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं। तो पर्यवेक्षण से आशय एक ऐसी क्रिया से है जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के काम की देखभाल करता है। तो पर्यवेक्षण से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने अंदर काम करने वाला जो स्टाफ है, वो स्टाफ ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका देखभाल करना है, ताकि उनका मार्गदर्शन करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है, मतलब जो कर्मचारी काम कर रहा है अपने अंदर, तो वो कर्मचारी ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका देखरेख करना मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की देखभाल करने की क्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अपने अंदर जो भी कर्मचारी या स्टाफ काम कर रहा है, वह कर्मचारी या स्टाफ ठीक ढंग से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इसका देखभाल करना पर्यवेक्षण कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे पर्यवेक्षक कहते हैं। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, यानी जो व्यक्ति गार्डिंग करने का काम करता है, उसको बोलेंगे पर्यवेक्षक। यानी कि कह सकते हैं पर्यवेक्षक क्या होता है, तो जो व्यक्ति अपने अंदर रहने वाले कर्मचारी को काम करवाता है वो हो गया पर्यवेक्षक, और जो व्यक्ति करता है, ठीक है, जो ये व्यक्ति ये गार्डिंग का काम करता है उसको बोलेंगे पर्यवेक्षक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पर्यवेक्षण का महत्व अथवा भूमिका अथवा प्रबंध के पर्यवेक्षण का महत्व, भूमिका अथवा, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा लिखा है, सीधे सीधे समझो। पर्यवेक्षण का महत्व अथवा भूमिका बताए, ठीक है। पर्यवेक्षण का महत्व अथवा भूमिका निम्न है। तो इसमें पहला हो गया कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग। मतलब पर्यवेक्षण से क्या होता है, अगर कोई गार्डिंग करने वाला आदमी होगा तो क्या होगा कि जो भी संस्था में मटेरियल वगैरह रखा गया है, जो भी कच्चा माल रखा गया, उसका सही तरह से उपयोग होगा, जो भी संसाधन है। स्वस्थ औद्योगिक प्रबंध, ठीक है, जो प्रबंध है मैनेजमेंट सही तरह से होगा। तीसरा है कर्मचारियों तथा प्रबंध के बीच कड़ी का कार्य, ठीक है। उसके बाद चौथा है अभिप्रेरणा का स्रोत। ये जो सुपरवाइज़र होता है ना, अपने अंदर काम करने वाला स्टाफ को मोटिवेट करते रहता है, तो अभिप्रेरणा का स्रोत हो गया ये। पाँचवा है अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखता है ये, क्योंकि अपने अंदर जो भी कर्मचारी काम करता है किसी प्रकार गलत काम करने नहीं देता है। अगला है कार्य का उचित बंटवारा सुनिश्चित करना। मतलब जो कर्मचारी अच्छा काम करने में, जिस काम को करने में इच्छुक है, उन कामों को देना, ठीक है। सातवां है प्रभावी संदेशवान सुनिश्चित करना। आठवां है लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। पर्यवेक्षण से क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आठवां है निर्देशन पर्यवेक्षण दोनों में अंतर। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, पर्यवेक्षण और ये निर्देशन में अंतर। तो पहला अंतर का आधार निर्देशन पर्यवेक्षण, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए अर्थ के आधार पर इसका अंतर हम लोग समझते हैं। निर्देशन से आशय कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करने से है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए निर्देशन का मतलब ये हुआ कि जो कर्मचारी काम कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका रास्ता निर्धारित करना है कि वो कर्मचारी क्या काम करना है नहीं करना है, यही हो गया निर्देशन। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो लक्ष्य होता है कंपनी का उसको प्राप्त किया जा सके। जबकि पर्यवेक्षण से आशय कर्मचारी के कार्य को सौंपने एवं देखने से है कि वह आदेशानुसार काम कर रहा है अथवा नहीं। पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ, अपने अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको काम सौंप दिए, अब देखते रहते हैं कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हो गया पर्यवेक्षण, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अर्थ क्षेत्र के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर। तो निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक मतलब बड़ा होता है, और पर्यवेक्षण का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित यानी छोटा होता है, ठीक है। प्रकृति के आधार पर अंतर। निर्देशन की प्रकृति अधिशासी होता है, जबकि पर्यवेक्षण की प्रकृति क्या होता है, कार्यकारी। निर्देशन की प्रकृति अधिशासी और पर्यवेक्षण की प्रकृति कार्यकारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है संबंध के आधार पर अंतर। तो निर्देशन पर्यवेक्षण से संबंधित है। निर्देशन जो है वो आपका पर्यवेक्षण से संबंधित है, जबकि पर्यवेक्षण क्या है, प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी से संबंधित है। निर्देशन का संबंध है पर्यवेक्षण से और पर्यवेक्षण का संबंध है कर्मचारी से, ठीक। चलिए नीतियों का निर्धारण के आधार पर अंतर।
तो निर्देशन उच्च स्तरीय होने के कारण नीतियों का निर्धारण करता है। निर्देशन उच्च स्तरीय होने का कारण मतलब निर्देशन जो करता है ना, हाई लेवल का कर्मचारी सब करता है, तो निर्देशन उच्च स्तरीय होने के कारण क्या करता है, नीतियों का निर्धारण करता है। जबकि पर्यवेक्षण नीतियों का क्रियान्वित करता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या होता है, जो क्रिया नियम कानून है उसको फॉलो करवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 9 अभिप्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में काम करने वाले कर्मचारी के कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाना अभिप्रेरण कहलाता है। जो भी कर्मचारी है, जो भी संस्था के अंदर कर्मचारी काम करता है, उसको काम करते समय मोटिवेट कराना, ये हो गया अभिप्रेरण। अभिप्रेरण के अंतर्गत कर्मचारियों को बोनस देना, कार्य करते समय सुविधाएं उपलब्ध कराना आते हैं। देखिए अभिप्रेरण के अंतर्गत क्या हुआ कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसको काम करते समय सुविधा दिलाना, बोनस दिलाना, ये सब क्या होता है, अभिप्रेरण कहलाता है। ठीक है, चलिए यानी मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है 10 अभिप्रेरण के तत्व, प्रकृति अथवा लक्षण बताएं। अभिप्रेरण के तत्व बताएं, प्रकृति बताएं अथवा लक्षण बताएं। तो अभिप्रेरण के तत्व, प्रकृति अथवा लक्षण निम्न है। तो इसमें पहला है अभिप्रेरण एक सतत एवं चक्रीय प्रक्रिया है। अभिप्रेरण क्या है, एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, और चक्रीय प्रक्रिया है मतलब घूमते रहता है ये। दूसरा है अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है, व्यक्ति के अंदर से आता है मोटिवेशन ये। तीसरा है अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ठीक है। चौथा है अभिप्रेरणा मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है, मनुष्य का जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करता है। पांचवा है अभिप्रेरण कार्य करने की शक्ति है। अभिप्रेरण क्या है, एक कार्य करने की शक्ति है, यानी कि इससे हम लोग को जो मोटिवेट होते हैं तो कोई किसी भी जटिल से जटिल काम को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की आवश्यकता, महत्व, लाभ, भूमिका अथवा प्रबंध में अभिप्रेरणा का महत्व बताएं। यानी सीधे सीधे ये समझो अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या आवश्यकता है, हमें अभिप्रेरणा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में पूछा है। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता, महत्व अथवा लाभ, प्रबंध के निम्न है। अभिप्रेरणा के महत्व अथवा लाभ ये सब क्या है, निम्न है। देखो पहला है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या होता है कि जो भी संस्था का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला है आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। जो मनुष्य की आवश्यकता होते है वो आवश्यकता क्या होता है, संतुष्ट करता है, ये पूरा फुलफिल करता है। तीसरा है मानवीय संसाधनों द्वारा अधिकतम उपयोग, यानी इसमें क्या होता है, अभिप्रेरण के अंतर्गत मनुष्य का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चौथा है कार्य संतुष्टि। कार्य संतुष्टि यानी जो भी काम कर रहा है कर्मचारी उसमें उसको संतुष्टि मिलता है। ठीक है। पांचवा है मनोबल में वृद्धि के लिए, कर्मचारी का जो मनोबल वृद्धि होगा तभी वो अच्छा तरह से काम करेगा। तो मनोबल वृद्धि करने के लिए क्या करता है, कर्मचारी को मोटिवेट करता है। छठा है कुशलता में वृद्धि। ठीक है। सातवां है कर्मचारियों में अस्थायित्व, यानी कर्मचारी का जो समय होता है रिटायरमेंट का उसको अस्तित्व कर दिया जाए, यानी कर्मचारी को बेफालतू का नहीं भगाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्लो की आवश्यकता प्राथमिक विचारधारा क्या है। देखिए काफ़ी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मास्लो की आवश्यकता प्राथमिक विचारधारा क्या है या क्या समझते हैं इससे। आंसर है अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा को आवश्यकता के साथ जोड़ा है। जो अब्राहम मास्लो है उन्होंने क्या किया कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, ठीक है, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन को मनुष्य की आवश्यकता के साथ जोड़ दिया है, यानी मनुष्य को मोटिवेशन का काफ़ी ज़रूरत है। उनका कहना है कि किसका, अब्राहम मास्लो का। ठीक है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति तभी अभिप्रेरित होगा या वह तभी पूरी ताकत के साथ काम करेगा जब उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अब्राहम मास्लो का कहना है कि मनुष्य की अगर आवश्यकता पूरा होगा तभी वह किसी भी काम को अपना मन करके करेगा। ठीक है। इसलिए मास्लो ने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति से मन लगाकर काम कराना चाहते हैं तो इनकी सारी आवश्यकता की संतुष्टि कीजिए। अब्राहम मास्लो का कहना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए मन लगा करके मेरे लिए काम करे तो आपको उन व्यक्ति का जो आवश्यकता है उसको पूरा करना होगा, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके लिए मन लगा करके वो काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 13 है मास्लो ने किसी मनुष्य की आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है। जो अब्राहम मास्लो है उसने मनुष्य का जो आवश्यकता है
उसको कितने भागों में बांट दिया। देखिए अब्राहम मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकता को टोटल 5 भागों में बांटा है। अब्राहम मास्लो का कहना है कि मनुष्य को ये 5 चीज़ का आवश्यकता तो हमेशा होता ही है भैया। क्या क्या है वो? एक नंबर है शारीरिक आवश्यकता। देखिए शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आएगा? भोजन आएगा, वस्त्र आएगा, आवास आएगा, पानी आएगा, विश्राम आएगा, यौन सुख, ठीक है, सेक्स समस्या आदि को शामिल किया जाता है। तो अब्राहम मास्लो का कहना है कि मनुष्य का आप 5 आवश्यकता पूरा कर दीजिए, वह मनुष्य आपके लिए बढ़िया से काम करेगा या वो संतुष्ट रहेगा। वो क्या क्या है? पहला शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान, पानी, विश्राम, यौन सुख, ठीक है, ये सब आता है शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है सुरक्षा आवश्यकता। ठीक है, इसमें बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक हानि, आक्रमण, चोरी, डकैती आदि को शामिल किया जाता है। तो अब्राहम मास्लो का कहना है कि मनुष्य शारीरिक अगर सुरक्षा देते हैं तब वो आपके लिए मन लगा करके काम करेगा। शारीरिक सुरक्षा के क्या क्या? तो बीमारी, जैसे कोई स्टाफ बीमारी पड़ता है उसका इलाज वगैरह करवाइए, दुर्घटना होता है इलाज करवाइए, शारीरिक हानि, ठीक है, इसके अलावा आक्रमण कोई कर दिया उस पर, कोई चोरी डकैती हो गया, तो ये सब आता है सुरक्षा आवश्यकता। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा पॉइंट सामाजिक आवश्यकता। इसमें समाज के दुख दर्द में शामिल होना, उनके साथ खुशी मनाना और समाज के हर व्यक्ति को साथ मिलजुल कर रहना आदि शामिल होता है। तो मनुष्य का अगर सामाजिक आवश्यकता, समाज के प्रति मनुष्य का जो आवश्यकता है वो भी पूरा होना चाहिए। सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत मनुष्य जो है ना एक दूसरे को दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, उसके खुशी में हाथ बटाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, साथ में समाज के हर एक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। ये सब सामाजिक आवश्यकता है। चलिए चौथा पॉइंट इसमें है मान सम्मान तथा पद की प्राप्ति का आवश्यकता। ठीक है, मनुष्य को, हर एक मनुष्य चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले, एक पद का, ठीक है, एक पद का एक बढ़िया पोस्ट मिले हमको। ठीक, तो हर मनुष्य चाहता है कि हमें अच्छा पद मिले ताकि समाज में मेरा मान सम्मान बढ़े। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक अच्छा पद मिले ताकि मेरा समाज में क्या हुआ? मान सम्मान बढ़े। ठीक, उसके बाद पांचवा आवश्यकता है मनुष्य का आत्मसंतुष्टि या स्वयं विकास की आवश्यकता। देखिए आत्मसंतुष्टि या स्वयं विकास की आवश्यकता मनुष्य को चाहिए। इसके अंतर्गत क्या आता है? अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, वह डॉक्टर बन जाता है, तो ऐसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और इसे लगता है कि इसके आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता पूरी हुई। देखिए आत्मसंतुष्टि तथा स्वयं विकास की क्षमता मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, तो और वो अगर वह व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो इसको बोलेंगे आत्मसंतुष्टि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेतृत्व क्या है? जैसे कि इससे भी पहले आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछले कुछ चैप्टर में 3 या 4 ऐसे कुछ। चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं नेतृत्व क्या है। देखिए नेतृत्व मतलब लीडरशिप होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय अथवा संस्था में अपने अधीन काम करने वाले एक से अधिक कर्मचारियों को अथवा समूह को काम के बारे में निर्देश देता है तो उसे नेतृत्व या नेता कहते हैं। तो वह व्यक्ति, या इसे बोल सकते हैं किसी व्यवसाय अथवा संस्था में जो व्यक्ति काम करने के लिए दूसरे को मार्गदर्शन कराता है, या जो व्यक्ति खुद नहीं काम करता है बल्कि अपने अंदर रहने वाले कर्मचारी को काम करवाता है, उसको बोलेंगे नेतृत्व। ठीक है, ये नेता टाइप का होता है। जिस प्रकार नेता काम नहीं करवाता है उसी तरह से। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व के लक्षण अथवा प्रकृति बताएं। नेतृत्व का लक्षण और प्रकृति बताना है, तो इसके लक्षण, प्रकृति अथवा विशेषता जो कहे ये सब निम्न है। पहला है अनुयायियों का होना। नेतृत्व के अंदर क्या होता है? अनुयायियों का होना। मतलब अगर आप लीडर अपने आप को कब कहेंगे? जब आपको कोई फॉलो करता हो, आपका कोई अनुयायी हो, शिष्य हो, तो अनुयायियों का होना एक विशेषता हुआ। दूसरा गतिशील प्रक्रिया। ठीक है, गतिशील प्रक्रिया मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हितों की एकता। ठीक है, आपके अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उसका हित का एकता होना चाहिए, मतलब आपका बात मानता हो। ठीक है, चौथा है परिस्थितियों का प्रभाव। पांचवा है क्रियाशील संबंध। छठा है आत्मबोध। ठीक है, ये सब नेतृत्व का विशेषता अथवा लक्षण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। एक अच्छे नेता के गुण अथवा नेतृत्व के गुण बताएं। एक अच्छा नेता का गुण अथवा नेतृत्व का गुण बताएं। तो आंसर है एक अच्छा नेता का गुण अथवा नेतृत्व का गुण निम्न है। पहला ईमानदार का होना। एक अच्छा नेता को क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात ईमानदार होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छा नेता को हमेशा किसी भी सिचुएशन का अच्छी तरह से निर्णय ले, इस टाइप का होना चाहिए। उत्साह, साहस और लगन।
एक नेता को जो है ना उत्साह होना चाहिए, नेता में साहस होना चाहिए, लगन होना चाहिए। इसके अलावा मानसिक योग्यता और आकर्षण, मतलब जो नेता होगा वो मानसिक योग्यता, मानसिक रूप से वो नेता बनने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उससे दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे नेता का गुण हो गया। इसके अलावा है 5वां, सहयोग करने की भावना होना चाहिए। मतलब एक अच्छा नेता वही होगा जो दूसरे का हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उद्देश्य तथा निर्देश की भावना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, संप्रेषण अथवा संदेशवहन क्या है। देखिए संप्रेषण संदेशवहन मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करना आपस में, ठीक है। चलिए संप्रेषण या संदेशवहन क्या है, किसी व्यवसाय अथवा संस्था में उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए संदेश को विभिन्न कर्मचारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संदेशवहन कहते हैं। तो किसी व्यवसाय में अथवा संस्था में उच्च अधिकारी द्वारा कहे गए बात को, उच्च अधिकारी जो भी बात कहता है उस बात को संस्था के विभिन्न कर्मचारियों तक पहुंचाना संप्रेषण या संदेशवहन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी संदेश को विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना संदेशवहन कहलाता है। किसी व्यवसाय में अथवा संस्था में एक व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना क्या कहेगा, संदेशवहन, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, संदेशवहन की विशेषता, आवश्यकता अथवा तत्व बताएं। संदेशवहन की विशेषता, आवश्यक तत्व, विशेषता तथा आवश्यक तत्व बताएं। निम्न है, पहला शिष्टता या शालीनता, दूसरा है आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, अगला है पारंपरिक सहयोग, नेक्स्ट है पारंपरिक से मतलब एक दूसरे को सहयोग करना, समुचित संप्रेषण विधि, अगला है प्रशासन के विभिन्न अंगों के मध्य मधुर संबंध, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, वो उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। संदेशवहन के प्रकार बताया, तो संदेशवहन का याद रखना प्रकार 2 ही है, एक औपचारिक संदेशवहन, दूसरा अनौपचारिक संदेशवहन। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। संदेशवहन के प्रकार कितने हैं, 2 हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संदेशवहन क्या है। तो जब संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाले के बीच औपचारिक संबंध होते हैं, जब संदेश भेजने वाला और संदेश रिसीव करने के वाले के बीच औपचारिक संबंध होता है, तो संदेशवहन भी औपचारिक ढंग से लिखित रूप में ही भेजा जाता है। औपचारिक संदेशवहन अधिकृत और लिखित होते हैं तथा इसमें उपर्युक्त श्रृंखला का पालन किया जाता है। यानी औपचारिक संदेशवहन किसको कहेंगे, ऐसा संदेशवहन जिसमें संदेश भेजने वाला व्यक्ति और संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति के बीच में औपचारिक संबंध होते हैं, उसको कहेंगे औपचारिक संदेशवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संदेशवहन क्या है। तो जब संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संबंध हो, जैसे कि प्राय 2 समस्तरीय, मतलब एक ही स्तर का कर्मचारी समस्तरीय अधिकारियों में होता है, तो ऐसे संदेशवहन को अनौपचारिक संदेशवहन कहलाएंगे। यानी जब संदेश भेजने वाला व्यक्ति और प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच अनौपचारिक संबंध होता है तो अनौपचारिक संदेशवहन करेंगे। जब संदेश भेजने वाला व्यक्ति और प्राप्त करने वाला व्यक्ति के बीच औपचारिक संबंध होता है तो औपचारिक संदेशवहन कहेंगे। यहाँ अनौपचारिक संदेशवहन किसके कहेंगे, जब संदेश भेजने वाला व्यक्ति और प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच अनौपचारिक संबंध होता है तो इसे अनौपचारिक संदेशवहन कहते हैं। अनौपचारिक संदेशों का लिखित होना आवश्यक नहीं है। औपचारिक संदेशवहन का लिखित होना आवश्यक है, अनौपचारिक का आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेशवहन में अंतर बताएं। औपचारिक संदेशवहन और अनौपचारिक संदेशवहन में अंतर निम्न है। पहला अंतर का आधार, औपचारिक संदेशवहन और अनौपचारिक संदेशवहन, ठीक है। चलिए 1 नंबर है ढांचे का आधार। यदि अधिकार तथा दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है, यानी कि यह क्या होता है, अनौपचारिक संदेशवहन अधिकार और दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। अब अनौपचारिक संदेशवहन क्या है, यह व्यक्तियों के आपसी संबंध पर आधारित होता है। अनौपचारिक संदेशवहन व्यक्तियों के आपसी संबंध पर आधारित होता है। मार्ग के आधार पर अंतर, इसका निश्चित मार्ग होता है, इसका मार्ग निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
अनिश्चित मार्ग होता है, यानी कि ये टेढ़े मेढ़े से गुजरता है, वही कहा इसमें भी। चलिए अगला पॉइंट है तीसरा, लिखित या मौखिक के आधार पर अंतर। तो इसमें संदेश का प्रेषण यानी भेजना प्रायः लिखित रूप में होता है, यानी कि इसमें औपचारिक संदेशवाहन में क्या होता है, संदेश प्रायः लिखित रूप में भेजा जाता है, जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन में प्रायः लिखित नहीं बल्कि क्या होता है, मौखिक रूप से भेजा जाता है। ठीक है, प्रेषण मतलब भेजना। तो औपचारिक संदेशवाहन लिखित रूप में भेजा जाता है और अनौपचारिक मौखिक रूप में। ठीक है, अब विश्वसनीयता के आधार पर अंतर। इसमें पूर्ण रूप से विश्वसनीयता होती है, जबकि इसमें पूर्ण रूप से विश्वसनीयता का क्या होता है, अभाव होता है। तो इसमें विश्वसनीयता होती है, इसमें अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, गति प्रभाव। इसकी गति धीमी होती है, इसकी गति क्या होती है, तीव्र होता है। औपचारिक संदेशवाहन का गति धीमी और अनौपचारिक का थोड़ा तेज होता है। ठीक है, चलिए यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर क्या था 7, तो वो चैप्टर नंबर 7 हमने जो डायरेक्शन था इसके बारे में पढ़ा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।